हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग सॉल्यूशन का मार्क बूस्टर वन शॉट करने वाले हैं। सॉल्यूशन का कॉन्फिडेंस बूस्टर जिसमें कि बढ़िया से क्रिस्प वे में इसका वन शॉट कराया है वो आपको ऑलरेडी करवा दिया गया है। और आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन, सो दैट कि बोर्ड लेवल एंड बोर्ड से अगर थोड़ा सा जो जनरली बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं अगर उनसे मुश्किल क्वेश्चन भी आए तो वो आपके बहुत बढ़िया से कवर हो जाएंगे। और इस लेक्चर में बहुत बढ़िया नोट्स हम लोगों ने यूज किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। बहुत बढ़िया से आपने इस वीडियो को देखना है, बहुत अच्छे से नोट्स को रिवाइज करना है और फिर ये आपका चैप्टर जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। और अगर आपने अभी तक दी बेस्ट सैंपल पेपर नहीं लिए हैं तो मैं दोबारा बता दे रहा हूं भाई, सबसे बेस्ट सैंपल पेपर है हाई स्कोर सैंपल पेपर, तुम्हारे भारत सर के सैंपल पेपर है और सिद्धस पब्लिकेशन के साथ मिलकर बनाए गए हैं। इनमें क्या है, बिल्कुल आपको बोर्ड की फील देने वाले क्वेश्चन पेपर है। वेरी नाइस। इस तरह से आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। फिर उसके बाद आंसर शीट में आप लोग इनको लिख सकते हो सो दैट कि पहले से प्रैक्टिस कर लो एंड देन आंसर बुकलेट होगी। एंड सेम ये हर एक सब्जेक्ट के लिए है, चाहे आप बात कर लो फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, चाहे मैथ्स की। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर बाय कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर का मार्क बूस्टर वन शॉट। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यहां से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव रीजंस एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। आपने देखा होगा कि जो जलीय जीव होते हैं वो ठंडे पानी में बड़े खुश रहते हैं, गर्म पानी में नहीं रहते। वो ना पानी में नीचे की साइड होते हैं, ऊपर की साइड होती है, ऊपर की साइड पानी गर्म होता है। इसका रीजन क्या है? देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, वो डिपेंड करते हैं ऑन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। और जो डिसोल्यूशन है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की सोलिबिलिटी घटेगी। जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उनको कोल्ड क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो उसके अंदर CO2 है वो ज्यादा डिजोल्व रहे। अगर आप उसको हॉट कर दोगे, अगर कोल्ड ड्रिंक को गर्म कर दिया जाएगा तो उसमें से CO2 रिलीज हो जाएगी। सेम यहाँ पर भी यही फंडा है, देख लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक स्पीसीज are more comfortable in cold water rather than in warm water because the solubility of gases decreases with increase of temperature। टेम्परेचर बढ़ेगा तो solubility of oxygen घटेगी, है ना, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो उनको मजा नहीं आएगा इतना। अगला है, एट हायर एल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम अनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक। जो पहाड़ों में रहते हैं उन्हें अनोक्सिया से सफर करते हैं, जिसकी वजह से वो सही से सोच समझ नहीं पाते। इसका रीजन क्या है? At higher altitude, people suffer from anoxia because at higher altitude, partial pressure of oxygen is less than at ground level. This leads to low concentration of oxygen in blood and tissues of the people living at high altitude। देखो बेटा, सीन क्या होता है, ये जैसे ये हमारे पास है सी लेवल पे हमारा जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है, नॉर्मल होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों में पहुंचते हैं, जैसे कि पहाड़ों में पहुंच गया भाई, इधर क्या होता है, लो प्रेशर होने लग जाता है। और जैसे जैसे कोई पानी के अंदर जाता है ना, तो यहां पर प्रेशर क्या होने लग जाता है, हाई होने लग जाता है। तो इधर प्रेशर बढ़ेगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी। जब पहाड़ों में जाते हैं, ऊपर जाते हैं तो लो प्रेशर होता है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड भी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी को हम लोग बोलते हैं एनोक्सिया, और इसी वजह से वो लोग सही से सोच समझ नहीं पाते हैं और थकान महसूस करते हैं हमेशा। डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, हाउ डज अ चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस देयर वैल्यूज। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूले की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट होती है मोल्स पर लीटर, और इसकी बात करें मोल्स पर केजी। इंपॉर्टेंट बात, जो मोलैरिटी है, मोलैरिटी में वॉल्यूम आ जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घट जाएगी। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मोलैरिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी एक मास बाय मास कंसेप्ट है, ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, जो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा। और जब वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलेगा तो हम लोग लिख सकते हैं मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर या रिमेन्स अनचेंज्ड विद टेम्परेचर। एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। क्या रिलेशन है मोलैरिटी में
एंड मोलालिटी में क्या रिलेशन है भैया, मोदी जी बाय 1 प्लस ममता बहन जी इन किलोग्राम, किया था ये हमने। स्मॉल है मतलब मोलालिटी, डी मतलब डेंसिटी, एम बी इन किलोग्राम मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन किलोग्राम। यहां से अगर कभी आपको मोलालिटी पता है तो मोलालिटी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट हेनरी लॉ, मेंशन इट्स 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ बोलता है दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन की। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KH XB। बेटा KH को अच्छे से याद रख लीजिए, जो KH है, KH का मतलब हेनरी कांस्टेंट होता है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। और बार बार देखा गया कि KH की वैल्यू जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी की। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, मतलब कहां पर ये रोल प्ले करता है। अच्छा, जो हेनरी की पुरानी डेफिनेशन थी वो ये बात थी कि कोई भी गैस कितनी ज्यादा घुलेगी जितने ज्यादा मैं उस पर प्रेशर लगाऊंगा, प्रेशर बढ़ाने से सोल्युबिलिटी ऑफ गैस बढ़ जाती है। ये भी इसकी एक डेफिनेशन थी। तो इसका यूज कहां कहां पर हो रहा है, एप्लीकेशंस की बात करें, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। बॉटल्स को हाई प्रेशर के अंदर सील किया जाता है। अगला है टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट ऑफ बैंड्स इन डीप सी डाइवर्स ऑक्सीजन डाइल्यूटेड विद लेस सोल्यूबल हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीदिंग गैस। देखिए बेटा, जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो नीचे चले जाते हैं समुद्र में फोटोज खींचने मछली वगैरह की, तो प्रेशर बढ़ने से सोल्युबिलिटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा गैस का इनहेल हो जाएगा, और जब बाहर आएंगे तो एक्सहेल करेंगे तो बबल्स निकलते हैं ऑक्सीजन गैस के, नाइट्रोजन गैस के, वो बर्स्ट करते हैं, तो बहुत पेनफुल होता है वो। इसको हम लोग बैंड्स बोलते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि वो कम गैस का इनहेल करें तो दैट की एक्सहेल भी कम हो। तो इनहेल कम हो इसके लिए हमें लेस सोल्यूबल गैस लेनी पड़ेगी, और लेस सोल्यूबल गैस होती है हीलियम। बड़ा अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे हीलियम कितनी परसेंट होती है उनके सिलेंडर के अंदर। बाकी जिसका आंसर सही होगा मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट राउल्स लॉ। राउल्स लॉ, इससे रिलेटेड बार बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2010, 11, 12, 13, 14, 19, 20, बार बार, है ना, कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ ही जा रहा हूं। राउल्स लॉ क्या बोलता है, दैट partial vapor pressure of any component is proportional to the mole fraction of that component। पीबी अगर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो पीए को मैं क्या लिख सकता हूं, पीए को लिखा जा सकता है पी नोट ए इंटू एक्स ए। पीबी को अगर मैं लिखना चाहूं तो बेटा क्या लिखा जा सकता है, पीबी को लिखा जा सकता है पी नोट बी इंटू एक्स बी। क्लियर है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट का अगर आपको पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो वो इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट, नोट का मतलब प्योर स्टेट है, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। यहां से इसकी दो फॉर्म बनकर निकलती हैं, राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नाउ व्हाट इज वोलेटाइल सोल्यूट, वोलेटाइल सोल्यूट मतलब ऐसा सोल्यूट जो वेपर्स बना सकता है, और जब वो वेपर्स बना सकता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पीटी जो है वो होगा पीए प्लस पीबी। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करेगा। ए मतलब होता है बेटा, ए का मतलब सॉल्वेंट होता है एंड बी का मतलब सोल्यूट होता है। और यहां पर बात करें पीटी इक्वल टू पीए होगा, पीबी नहीं होगा। सर पीबी काहे नहीं होगा, ये है फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, ये है फॉर नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मतलब ऐसा सोल्यूट जो वेपर नहीं बना रहा, और जब वो वेपर नहीं बना रहा तो प्रेशर में क्या रोल प्ले करेगा, तो यहां से इसको काट सकते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि हेनरी लॉ और राउल्स लॉ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। अगर आप राउल्स लॉ की बात करो पीबी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी है, इसकी बात करो पीबी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सबी है, ये तो सेम है कि दोनों क्या बोलते हैं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। डिफरेंस कहां है, अगर मैं इसका हटाऊं तो इसका कांस्टेंट आएगा पी नोट बी, और हेनरी लॉ में अगर कांस्टेंट की बात करें तो यहां पर आएगा के एच। राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ हैज बीन आइडेंटिकल एक्सेप्ट देयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स जो होते हैं वो इनके डिफरेंट होते हैं बेटा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। इससे भी घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा, इनको बहुत अच्छे से ही समझने की जरूरत है ना। आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विच ओबेज राउल्स लॉ। नॉन आइडियल जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। अगर राउल्स लॉ को ओबे किया जा रहा है तो मतलब क्या बात है, इसका मतलब है पी ए इक्वल होगा पी नोट इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल होगा पी नोट इंटू एक्स बी, एंड जो पी टी वो इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के।
अब क्योंकि नॉन आइडियल किसे कहते हैं, विच डजंट ओबे राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, तो पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट इनटू एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इनटू एक्स बी, एंड पी टी जो है नॉट इक्वल होगा पी ए प्लस पी बी के। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आइडियल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, जिसमें इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज सेम एज इंटरेक्शन ऑफ ए एंड बीबी। ए बी की जो इंटरेक्शन है, सोल्यूट सोल्यूएंट की जो इंटरेक्शन है, वह एक दूसरे के प्रति बिल्कुल सेम है, जैसे सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सोल्वेंट के पार्टिकल सोल्वेंट को। इसलिए आप लोग देखते हो कि आइडियल सॉल्यूशन जनरली एक जैसे कंपोनेंट्स में बनता है, जैसे कि यहां पर देखो बेंजीन एंड टोल्विन हो गया, इथाइल आयोडाइड इथाइल ब्रोमाइड हो गया, एन हेक्सेन एन हेप्टेन हो गया। इधर आ जाओ, इधर क्या होगा, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन ऑफ ए बी इज नॉट सेम एज इंटरेक्शन, वेरी नाइस, ऑफ ए एंड बीबी। इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होगी। अब क्योंकि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, हीट में कोई चेंज नहीं आएगा, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू जीरो। इधर अट्रैक्शन कम ज्यादा हो सकती है तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, चेंज इन हीट भी कम ज्यादा हो सकती है, आप लोग लिख सकते हो। एग्जाम्पल अच्छे से देख लेना भैया इनके, एसीटोन एंड एलिनिन, क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। और ऐसा क्यों होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है कि अच्छा नॉन आइडियल के फर्दर टाइप्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके फर्दर टाइप्स हैं कौन कौन से हैं, एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। इसके याद रखिए पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, एनएस नाइस सर। क्या मतलब है, जो पॉजिटिव डेविएशन है इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीकर होगी, जो नेगेटिव डेविएशन है इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर और उधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर, यही लिखा गया है और यही से सारा डिफरेंस बन के निकलता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो, कितना भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तुम लोग इजीली निपटा दोगे। देखिए AB attractions are weaker than AA and BB attractions, यहां पर AB attractions are stronger than AA and BB attraction। अब क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो PA ज्यादा होगा P नोट इनटू XA से, PB ज्यादा होगा P नोट इनटू XB से, PS ज्यादा होगा PA प्लस PB के सम से। यहां पर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो गई तो वेपर प्रेशर घटने लगेगा, घटने लगेगा, तो PA इज लोअर देन P नोट इनटू XA, ये भी लोअर होगा, ये भी लोअर होगा। पॉजिटिव डेविएशन में चेंज इन हीट भी पॉजिटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी पॉजिटिव आएगा, इधर चेंज इन हीट भी नेगेटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम भी नेगेटिव आएगा। अच्छा चेंज इन हीट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये प्रोसेस जो है हमारे पास एक्सोथर्मिक है। जब एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होगी तो नेगेटिव होगा डेल्टा एच, और ये क्या होगी एंडोथर्मिक। इसको मैं एक और सिंपल सी बात से आपको समझाना चाहूंगा, याद रखिए अगर कहीं पर भी अट्रैक्शन होती है ना तो वहां से हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है भाई, देख लीजिए, इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल एंड एसीटोन, CCl4 एंड CHCl3, CCl4 एंड बेंजीन, CH2 एंड एसीटोन। इधर आ जाओ, CHCl3 CH3 COCH3, HNO3 आ गया। एसिड जहां पर जनरली आ जाते हैं ना तो वो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन के होते हैं। बेटा जी ये ग्राफ है ना, ग्राफ आप लोगों ने थ्योरी में भी किया होगा, बट कोई बात नहीं, हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, इधर ही करवा देंगे। देखो ऐसे होता है, ग्राफ भी बनाना आ जाता है भाई, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, इधर हम लोग लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन, ये है XA, XA1, XB 0, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या वेपर प्रेशर ऑफ A लिख दो, सॉल्वेंट लिख दो, एक ही बात है। A ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, इसको लिख दो वेपर प्रेशर ऑफ P, ये है P नोट P, ये है P नोट A। इधर XA की वैल्यू 1 है, XB की वैल्यू 0 है, जैसे जैसे उधर जाएंगे तो XB की वैल्यू 1 हो जाएगी और XA की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों के दिमाग में कि सर XB की वैल्यू 1 है तो XA की वैल्यू 0 क्यों हो गई, कुछ जो दोनों का सम है XA प्लस XB वो 1 होता है। ठीक है, ये इसका पीक पॉइंट है, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती चलेगी, इसकी वैल्यू कम होती चलेगी। ठीक है, जैसे जैसे इधर से हम इधर जाएंगे इसकी वैल्यू कम होती चलेगी। ये पी ए क्या होता है, P नोट A इंटू XA,
पी नोट ए का पीक है, एक्स ए का पीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, जैसे जैसे इधर जाएंगे एक्स ए की वैल्यू कम हो जाएगी तो पी भी कम हो जाएगा। ये पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नोट बी इंटू, ठीक है, इधर एक्स बी की वैल्यू जीरो है तो ये भी जीरो ही हो जाता है, नीचे आ गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास पी एस आ जाएगा, या कह लीजिए पी टी आ जाएगा। पी टी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी होता है। क्लियर। अगर यहाँ से ये तो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हो ब्रो, किसका, मान के चलो पॉजिटिव डेविएशन का, मान के चलो आप बनाना चाहते हो पॉजिटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाता है, जो वैल्यूज हैं, वेरी नाइस, मतलब इतना, मतलब सारा ही हट जा रहा है यार। पॉजिटिव डेविएशन में वैल्यूज जो है वो पॉजिटिवली डेविएट कर जाती हैं, है ना, वेपर प्रेशर जो है सबका बढ़ने लग जाता है। और अगर हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन में, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये मतलब मैंने वो कट किया है। नेगेटिव में जो है वेपर प्रेशर नेगेटिवली डेविएट करेगा तो नीचे की तरफ जाने लगेगा, है ना। पॉजिटिव में अपर साइड में जाएगा, नेगेटिव में लोअर साइड में जाएगा, और आइडियल में तो बढ़िया से रहेगा। क्लियर। अब एक और छोटा टॉपिक आ जाता है एजियोट्रोप्स। इससे रिलेटेड भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एजियोट्रोप्स किसे कहा जाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर को कहा जाता है ना। दोज मिक्सचर ऑफ लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेंपरेचर, सबसे पहली बात तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड पोसेसिस सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। पहली बात, इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा जैसे कि प्योर लिक्विड का होता है। दूसरी बात, इनकी जो कंपोजिशन है वो कांस्टेंट रहेगी इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज, है ना, कंपोजिशन सेम रहती है। अब इंपॉर्टेंट बात, दो तरह के एजियोट्रोप्स होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मिनिमम जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है ना। ये किसके द्वारा शो किए जाते हैं, ये शो किए जाते हैं बाय पॉजिटिव डेविएशन। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना, ये शो किए जाते हैं बाय नेगेटिव डेविएशन। मैंने इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात आप लोगों को बताई थी कि जैसे एक बाबू है और एक सोना है, उन्होंने दो प्रोडक्ट लॉन्च करे, दैट इज चुन्नू एंड मुन्नू। बाबू ने पढ़ाई किया 10th क्लास तक, सोना ने पढ़ाई किया 12th क्लास तक, और इनका चुन्नू पढ़ जाए 8th क्लास तक, तो इन दोनों से कम पढ़ा है। मुन्नू पढ़ जाए, ग्रेजुएट हो जाए, मान लो ये 15th क्लास तक पढ़ जाए, तो अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से कम पढ़ रहा है, कम टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है तो मिनिमम है, और ये ज्यादा पढ़ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है तो ये मैक्सिमम है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, वीक होती है तो वो सब्सटेंस जल्दी टूट जाएगा, जल्दी बॉइल होने लगेगा, दैट्स व्हाई इसका मिनिमम, इसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बोलते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो उसको बॉइल करने में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, है ना, ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे तो वो मैक्सिमम है। एग्जांपल याद रखिए, इथेनॉल प्लस वाटर जो है वो पॉजिटिव डेविएशन बनाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर है, नेगेटिव डेविएशन बनाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाता है। बहुत याद रखिए, मैक्सिमम कब होगा, जब नेगेटिव डेविएशन होगी, नेगेटिव में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होती है तो डेविएशन जो हो जाती है वो पॉजिटिव होगी, वीकर अट्रैक्शन होगी, एजियोट्रोप मैक्सिमम नहीं मिनिमम होगा। अगला है व्हाई अ सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन। ये बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यार ये एग्जांपल कौन सी डेविएशन शो करेगा, ये दो चार एग्जांपल है, इनको अच्छे से याद कर लेना। तो याद रखिए क्लोरोफॉर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मुझे बहुत लगता है कि आ सकता है। जैसे क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसीटोन है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। जब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है पार्टिकल्स के बीच में, तो डेविएशन नेगेटिव होगी। नेगेटिव डेविएशन मींस ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी। क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद एसीटोन मॉलिक्यूल। Here solute of chloroform and solvent is acetone. As a result of this AB attraction becomes stronger. यहाँ पर force of attraction stronger होने लगी है, और जब force of attraction stronger होगी तो deviation negative होगा। ठीक है। अगला है what type of deviation from Raoult's law is shown by a mixture of ethanol and acetone। ये भी किया था, है ना। इथेनॉल जनरली जब भी आता है ना तो आप देखोगे कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो वो किसी के साथ भी जुड़ेंगे उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तो नहीं बनाएंगे, उससे वीकर बॉन्ड ही बनाने लगेंगे। जैसे कि ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल है जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। पता ना हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जब हाइड्रोजन ने तो सामने दिखाई देता है फोन, तो ये कुछ बावला सा हो जाता है। पीरियोडिक टेबल का डॉन कौन है, फोन है।
हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनता है, हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है और उसको सामने फोन दिखाई देता है। फोन के साथ ही क्यों, इनका साइज स्मॉल होता है, इलेक्ट्रॉन हाई होती है, तो इनके साथ इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग जाता है। बना दिया भाई, हाइड्रोजन को सामने ऑक्सीजन दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को सामने ऑक्सीजन दिख रहा है, बन गया। तो क्या होगा जब यहां पर इथेनॉल का मॉलिक्यूल आएगा, ये दिखाई दे रहा है, ये इथेनॉल, ज्यादा इथेनॉल नहीं, ये हमारे पास एसीटोन है, ये हमारे पास इथेनॉल है, बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। एसीटोन इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने लग जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहा है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रहा है तो डेविएशन क्या होगी, पॉजिटिव। द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन, एज इन इथेनॉल मॉलिक्यूल are hydrogen bonded. When acetone is added, its molecule get in between the molecule of ethanol by breaking the hydrogen bond. एसीटोन के मॉलिक्यूल बीच में जाके चले जाते हैं और ऑलरेडी प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज अफेक्टेड व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे कि ये हमारे पास दो कंटेनर है, ठीक है, इन दोनों में हमने भर दिया पानी, मान के चलो 1000 मिलीलीटर। इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड कर देते हैं और फिर हम इसको गर्म करेंगे, बंद कंटेनर कर देते हैं, यहाँ पर भी कंटेनर बंद कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है विच कंटेन, इसके पास क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अब आप खुद से बताओ, अगर मैं वेपराइज करने लगूं तो कौन इजीली वेपराइज हो जाएगा, बड़ी कॉमन सी बात है, ये प्योर लिक्विड है, जल्दी वेपर बनेंगे। यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है ये खुद वेपर नहीं बनाते, ऊपर से सरफेस को ब्लॉक करते हैं। तो याद रखिए, जब कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर जो है घटने लग जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेज बिकॉज सम ऑफ दी सरफेस आर ऑक्यूपाइड बाय सोल्यूट मॉलिक्यूल, कुछ सरफेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के द्वारा। देयर बाय द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस कवर्ड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट्स रिड्यूस्ड, सॉल्यूट आ गया तो सरफेस ने जो सरफेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो कम कर रखा है। देखिए इवेपोरेशन तो, वेपराइजेशन तो सरफेस से होगी, सॉल्यूट ने कुछ सरफेस को कवर कर लिया तो वहां से तो वेपर बनेंगे नहीं, एज अ रिजल्ट यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है डिक्रीज होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, मोलर मास दैट इज ईदर लोअर और हाइयर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू। एबनॉर्मल का मतलब क्या, जो नॉर्मल ना हो। जब कभी भी सोल्यूट के पार्टिकल ने अट्रैक्शन और अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं, जब कभी भी सोल्यूट के पार्टिकल एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन शो करेंगे तो जो मोलिकुलर मास है वो डिफरेंट आने लगेगा देन नॉर्मली एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। वैन होफ फैक्टर क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मोलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। मैंने बताया था, आई नॉर्मली मैन ओबे देयर मदर। अगला है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब दो सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने लगे, जैसे पाई ए इक्वल हो जाएगा पाई बी के, तो आप लोग इसको क्या बोल दोगे कि ये आइसोटोनिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक मेथड इज प्रिफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल सच एज अ पॉलीमर एंड प्रोटीन। देखो बेटा, सबसे बढ़िया जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है ना, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को बोला जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है ऐसा क्यों, क्योंकि इसको हम रूम टेम्परेचर पर मेजर करते हैं, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को रूम टेम्परेचर पर मेजर किया जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, वो बहुत कम या बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर मेजर किए जाते हैं। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, वो स्टेबल नहीं होते, बहुत हाई टेम्परेचर पे बहुत लो टेम्परेचर पे, तो उनके लिए सही होता है रूम टेम्परेचर, और ऑस्मोटिक प्रेशर को रूम टेम्परेचर पे मेजर किया जाता है। दैट्स व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। सिंपल है, शुगर सॉल्यूशन से KCl में क्या हो जाएगा, पार्टिकल टूट जाएंगे, A पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और शुगर में क्या हो जाएगा, शुगर तो डिसोसिएट होगा नहीं, इसका तो 1 पार्टिकल रहेगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, है ना, तो ये फंडा है। लिखा गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज वेंट होफ फैक्टर, और KCl के लिए I 2 है और शुगर के लिए 1 है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहा जाता है, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। कौन कौन सी भाई? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। और याद रखिए 4 तरह की ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और नहीं होती हैं। अभी कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। बताओ भाई सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा है? यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है हमें। जस्ट सी वाटर है, समुद्र का पानी है, शुगर सॉल्यूशन है, स्मोक है, एंड 22 कैरेट गोल्ड सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 22 कैरेट गोल्ड। एंड रीजन बिहाइंड दिस कि शुगर सॉल्यूशन में पानी ज़्यादा है, स्मोक में गैस ज़्यादा है, सी वाटर के अंदर वाटर ज़्यादा है, और 22 कैरेट गोल्ड के अंदर दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट सॉलिड है ना। अगला है असर्शन रीजन। आई होप आपको असर्शन रीजन का कंसेप्ट क्लियर है। असर्शन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज ए। गलत बोल रहा हूँ, असर्शन सही है, रीजन सही है, और रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन, देन वी यूज ए। असर्शन सही है, रीजन सही है, बट लिंक नहीं है, देन वी यूज बी। असर्शन सही है, रीजन गलत है, देन वी यूज सी। असर्शन गलत है, रीजन सही है, देन वी यूज डी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, सही बात है। मोलैरिटी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये बात गलत है। पहली बात सही है, दूसरी बात गलत है, देन वी यूज सी। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये बात गलत है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर, ये बात सही है। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डी यूज कर लेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का डाटा हमें दिया होता है। द टेबल बिलो शोज द केएच वैल्यू फॉर सम गैसेज, केएच की वैल्यू गिवन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गैसेज अरेंज इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्युबिलिटी। लेफ्ट राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए, मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर कम कम कम। देखिए ये बात मैं आपको कई बार कह चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। केएच जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सोल्युबिलिटी के। तो अब देखिए केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके? हीलियम के लिए, तो इसकी सोल्युबिलिटी सबसे कम होगी, है ना। तो हीलियम की सबसे कम होगी सोल्युबिलिटी, एंड सबसे ज्यादा किसकी होगी भाई? सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी होने वाली है ऑक्सीजन की। तो द राइट आंसर इज डी, ऑक्सीजन की सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा, लेफ्ट राइट जाते हुए कम होनी चाहिए। अगला है एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड। अगर बॉइलिंग पॉइंट लोअर है तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा? वो शो करेगा भैया पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करेगा? क्योंकि पॉजिटिव में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर होती है, और फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीकर है तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। बात क्लियर है? आई थिंक तो क्लियर होगी। नेक्स्ट, ऑन मिक्सिंग 20 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन विद 30 मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज। देखिए सबसे पहले आप ये समझो कि एसीटोन है, एसीटोन होता है कुछ ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हमारे पास होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज दिस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो डेविएशन नेगेटिव होगी, और डेविएशन नेगेटिव होगी तो वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम भी नेगेटिव होगा। तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा तो बेटा लेस देन 50 मिलीलीटर। इस बात को समझना है अच्छे से। अगर यहीं पर आइडियल सॉल्यूशन बनता तो 50 मिलीलीटर वॉल्यूम हो जाता। अगर यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन होता, फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वीक होती, पार्टिकल दूर दूर जाते, चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव आता, तो उनको मिक्स करने पे वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाता। अगला है एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड। ये हो चुका है, मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आएगा अगर बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा एग्जांपल जरूर याद रखना, मुझे बहुत फील आ रही है कि आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में। बताइए भाई आइडियल सॉल्यूशन एक जैसे कंपोनेंट से बनता है, यानी कि आपके पास हो जाएगा एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन जो है वो एक आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाला है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आप लोगों को इनकी मैचिंग करनी है, कर दीजिए। कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, ये परसेंटेज वाला हो जाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, या फिर ये क्लोरोफॉर्म एंड सॉरी एसीटोन टोल्यूइन एंड बेंजीन जो है ये हो जाएगा। सोल्यूट सॉल्वेंट की अट्रैक्शन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो इस केस में हो जाएगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप यानी कि वहां पर डेविएशन क्या होगी? पॉजिटिव, और पॉजिटिव डेविएशन में चेंज इन हीट जो है पॉजिटिव होता है। अब कौन सा आंसर सही है खुद बता देना, थोड़े एफर्ट्स खुद से भी लगाने हैं। अगला है एन अननोन गैस X इज डिसॉल्व्ड इन वाटर एट 2.5 बार प्रेशर एंड हैज मोल फ्रैक्शन 0.04। प्रेशर कितना है? 2.5 बार, एंड मोल फ्रैक्शन कितनी है? 0.04। अगला गैस क्या है? द मोल फ्रैक्शन ऑफ X गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल। अगर प्रेशर को डबल कर दोगे तो क्या होगा भाई? देखो बेटा वैसे तो इसको सिंपली किया जा सकता है, प्रेशर डबल करो तो मोल फ्रैक्शन भी डबल हो जाएगी, 0.04 का डबल हो जाएगा 0.08। बट अगर यहां से आप करना चाहो
P इक्वल टू क्या हो सकता है, इस केस में एक्स बी निकालना ना, KH एक्स बी। मैंने आपको बोला है जब भी आपको दो डाटा दे रखे हो, एक डाटा से दूसरा डाटा सोल्व करना होता है तो पहले हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगी, P बाई एक्स बी। प्रेशर कितना है 2.5 एंड एक्स बी कितना है भाई 0.04, ये हमारे पास हो जाएगा KH। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू KH एक्स बी, हमें क्या निकालना है एक्स बी, तो हो जाएगा P बाय KH, है ना। तो यहाँ से एक्स बी आ जाएगा। प्रेशर कितना है 5 है, KH कितना है 2.5 इंटू में 0.04, 2.5 ये 2 पे जाएगा और ये एक्स बी कितना आ जाएगा यहाँ से 0.08 आ जाएगा। चाहो तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, यही आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला रिप्रेजेंट राउट फ्लो फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। बताओ भाई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किस में किया गया है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। यानी कि यहां पर आ जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P सॉल्वेंट, P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा किसके P सॉल्वेंट के। अगला क्वेश्चन है, एन एजोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विल हैव अ बॉइलिंग पॉइंट लोअर, ये खुद से करना है, हो चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक, श्रिंक कब होगा, एक होता स्वेल एक होता श्रिंक। श्रिंक कब होगा जब पानी बाहर जाए, यानी बाहर की तरफ हायर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो बताइए, ये हमारे पास ब्लड सेल है, ब्लड सेल जो होता है आइसोटोनिक होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन के साथ, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग। तो बेटा इस केस में जो है श्रिंक कर जाएगा। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये जो पानी रहेगा, ये जो पानी है इसकी कंसंट्रेशन जो है 0.9% से ज्यादा है। फ्लो कहां से कहां होता है, लोअर टू हायर, तो पानी लोअर टू हायर जाएगा और धीरे धीरे ये ब्लड सेल पानी बाहर रिलीज करके श्रिंक कर जाएगी। अगर ऐसा, इसका दूसरा केस भी मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे ये ब्लड सेल है, अगर आप इसको पानी में डाल दो, ब्लड सेल की कंसंट्रेशन 0.9% होती है, इसको अगर आप पानी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगी, अब मान के चलो इसकी 0.4 है, फ्लो कहां से कहां होता है, लोअर टू हायर, तो लो कंसंट्रेशन बाहर है, हायर की तरफ फ्लो होने लगेगा, तो क्या कर जाएगी भैया इस केस में ये स्वेल कर जाएगी, क्या कर जाएगी स्वेल कर जाएगी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल्स इससे आगे आप देखोगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं, तो इनको मैं नहीं कराऊंगा, ऑब्वियसली एक टाइम कंज्यूमिंग है ना, ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। न्यूमेरिकल में सारे के सारे करा दूंगा और बहुत खुशी होगी अगर आप लोग पॉज करके इन न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करते हो तो, या फिर पहले न्यूमेरिकल देख लो फिर इनको कर लेना। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग डायग्राम एक्स रिप्रेजेंट, नीचे की तरफ है यहां पर, ये क्या है भैया, ये है ऊपर की तरफ होता है, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नीचे की तरफ क्या होने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा भी, क्लियर है। अगला है, वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू, भैया पफिनेस जो होती है वो किस वजह से होती है, हाई सॉल्ट इनटेक की वजह से हमारी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, फ्लो लोअर टू हायर रहता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं वाटर रिटेंशन होने लग जाती है, और ये किस वजह से होती है, ऑस्मोसिस की कारण होती है। नेक्स्ट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही बात है, दोनों बातें सही हैं बट लिंक्ड नहीं है, हम यूज करेंगे बी। सर ये लिंक क्यों नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बात सच है, बट वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, आप कह सकते हो मोलालिटी पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कॉजेज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखिए जो सॉल्वेंट होता है पानी में नमक मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर लोअर डाउन हो जाता है, और वेपर प्रेशर लोअर डाउन होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है एलिवेट होता है। अगला है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सही बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, यही बात सही है, और लिंक्ड है, मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 मिनट, मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैरिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और इसी वजह से तो क्या हो रहा है भाई, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हम लोग कहते हैं केएफ को, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल, देखिए अगर किसी की वैल्यू किसी मीडियम के साथ चेंज हो रही है तो यूनिवर्सल नहीं हो सकता, यूनिवर्सल बोला जाता है गैस कांस्टेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो हम लोग यूज करेंगे सी। नेक्स्ट है, अज्यूम 3 सैंपल्स ऑफ जूसेस A, B and C have glucose as the only sugar present in them,
द कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन है 0.1, बी की कंसंट्रेशन है 0.5, सी की कंसंट्रेशन है 0.2। फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट। देखिए मैं चीज बताता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है जब कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए तभी हाईएस्ट आएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट किस में आएगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो। क्लियर है, आपको याद होगा ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू एम। जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसका डिक्रीज ज्यादा होगा, डिप्रेस होता है ना फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमें तो हाईएस्ट पूछा गया है, तो कंसंट्रेशन कम से कम होनी चाहिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलैलिटी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती ही है। अगला है 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विद। अब आप ये देखो कि इस जितने पार्टिकल्स किस में होते हैं, 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो आयंस में नहीं टूटेगा। अब आप और देख लो, आयंस में कौन सा नहीं टूटेगा, यूरिया नहीं टूटेगा, सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज भी नहीं टूटेगा। बट सुक्रोज के साथ फंडा क्या है कि वो 1 मोलर है, कंसंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए, पार्टिकल भी सेम होने चाहिए। अच्छा, अगला है विच पेयर ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक एट सेम टेम्परेचर। बताइए, इधर ये आइसोटोनिक नहीं हो सकते, कंसंट्रेशन सेम है बट इसमें पार्टिकल एक्स्ट्रा है। NaCl में 2 होते हैं, NaCl है, Na2SO4 है, इसके अंदर NaCl में 2 पार्टिकल है, इधर 3 है। यूरिया में 1 पार्टिकल है, MgCl2 में 3 है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ये। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है। हाँ, Na2SO4 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ बेटा तो किसमें टूट जाएगा, ये टूट जाएगा 2Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अगर आप CaNO3 ट्वाइस को ब्रेक डाउन करोगे तो टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव एंड 2NO3 नेगेटिव। अच्छा याद रखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं पर बढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी बढ़ने लग जाती है। जैसे मैं आपको बोलूं एक जगह पर NaCl है, एक जगह पर MgCl2 है ना, और सबके मोल्स मान लो 1 मोलर मान लेते हैं सबको, है ना। और मैं आपसे पूछूं सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है जब पार्टिकल्स बढ़ते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। सबसे लो फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, फ्रीजिंग पॉइंट लो इसका होगा। पार्टिकल्स बढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। क्लियर है बेटा। तो ये हैं सारे के सारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W। इसका मतलब क्या है, मास बाय मास। क्या मतलब बनता है इसका, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब ये बनता है, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मोलर मास आपको दे रखा है। देखिए बेटा, यहां से आपको क्या क्या पता चल चुका है, यहां से आपको पता चल चुका है मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 9.8 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 98 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन की हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, है ना। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, मास बाय डेंसिटी। एंड मास कितना दे रखा है इसका 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी दे रखी है दादा, डेंसिटी दे रखी है 1.02। तो आप लोग इसकी मोलैरिटी निकाल लोगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला। वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा आपको 9.8। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना है 98 इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 100 बाय 1.02, बाय का 1.02 ऊपर चला जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपन में 10 आ जाएगा, ये कैंसिल। तो यहां से 1.02 मोलर, या फिर मोलैरिटी की यूनिट याद रखिए, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। क्या यूनिट होती है भैया, मोल्स पर लीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हुज मोलर मास इज 180 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है आपको 180 ग्राम पर मोल। आप समझिए कि कितना है, लेबल्ड एज 10% बायोमास। इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर
10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये है, यही है मास ऑफ सोल्यूट 10 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट 90 ग्राम है और सॉल्यूशन 100 ग्राम है। अब दूसरी बात क्या है कि आपको इधर मोलैलिटी भी निकालनी है एंड मोलैरिटी भी निकालनी है। मोलैलिटी में आपको मास ऑफ सोलवेंट चाहिए, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट जो कि 10 है। मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है आपको, मॉलिक्यूलर मास बेटा 180 इंटू 1000 एंड मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट भैया ये रहा 90 ग्राम, हो गया। अब मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के लिए हमें वॉल्यूम करना पड़ेगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय डेंसिटी। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है 100 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है 1.2, पुट कर दो 100 1.2, सिंपल आउट कर लोगे, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.67 मोलर। अच्छा, अगर कंडीशन सेम हो ना तो मोलर कंसेंट्रेशन ज्यादा बनती है, कंडीशन देख लीजिए सेम ही थी तो मोलर कंसेंट्रेशन जो है वो ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एक्स एंड प्योर लिक्विड वाई। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगा है, यहां पर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट लगने वाला है, ठीक है। आर 120 मिलीमीटर एंड 160 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए आप सबको पता होगा राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होगा आपको पता होना चाहिए। जो पीटी है, पीटी मतलब टोटल वेपर प्रेशर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा पीए प्लस पीबी। पीए को मैं क्या लिख दूंगा पी नोट ए इंटू एक्स ए और पीबी को मैं क्या लिख दूंगा पी नोट बी इंटू एक्स बी। अब आप समझिए कि पी नोट ए, अच्छा यहां पर ए नहीं आएगा, यहां पर किसकी बात की गई है, दो कंपोनेंट की, जिसमें कि एक है एक्स और एक है वाई, है ना। उनका प्योर वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एक्स कितना है 120 मिलीमीटर मरकरी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाई कितना है 160 मिलीमीटर मरकरी। अगली बात कह रहा है इफ इक्वल मोल्स ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। इक्वल मोल्स हैं, इक्वल मोल्स है तो हम मान लेते हैं कि एक मोल है, तो मैं आपको बोलता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स निकालिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी 1/2। सर 1/2 कैसे आई, मोल फ्रैक्शन कैसे होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी कि दोनों का सम, दोनों के 1 1 मोल है तो अपन में 2 आ जाएगा। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ y क्या हो जाएगा 1/2, ऊपर उस कंपोनेंट के मोल आते हैं, बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा PA प्लस PB, है ना, या फिर यहां पर टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा PX प्लस PY। PX क्या होगा P नोट X इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ X प्लस P नोट Y इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ Y। P नोट X कितना है भाई 120, मोल फ्रैक्शन ऑफ X कितनी है 1/2, P नोट Y कितना है 160 और मोल फ्रैक्शन ऑफ Y 1/2, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 180, ये कितना आ जाएगा 144 मिलीमीटर मरकरी। आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ पर राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट का कंपोनेंट लगाया गया है, यहाँ पर दो कंपोनेंट एक्स एंड वाई की वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट दे रखी थी, ये बोला गया था दोनों के जो मोल्स हैं वो बराबर हैं, तो मोल फ्रैक्शन निकल सकती है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जब एक कंपोनेंट के मोल्स दोनों के हमने 1 1 मान लिए तो ऊपर उसके एक्स के मोल्स बाय में सॉल्यूशन, वाई के मोल्स बाय में सॉल्यूशन। उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दोगे, कैसे आएगा Px प्लस Py, देन इनको कर दिया और हमारे यहां से कितना आ जाएगा 144 मिलीमीटर मरकरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अज्यूम दैट आर्गन exert a partial pressure of 6 bar, calculate the solubility of argon gas in water, given है आपको KH। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ और प्रीवियस ईयर में भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगाया जा रहा है, यहां पर लगाया जा रहा है कंसेप्ट ऑफ हेनरी लो। क्या बोलता है हेनरी लो, हेनरी लो बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P इसको हटाएंगे तो यहां पर कुछ कांस्टेंट आएगा KH XB, वेयर KH मींस क्या होता है भाई, KH मींस होता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या होता है हेनरीज कांस्टेंट। इस XB का मतलब क्या होता है या काई B का मतलब क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, या फिर आप लोग कह सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस।
और इस P का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, P इज इक्वल टू KH XP। ठीक है, ये हो गया भाई। इसके बाद क्या आएगा बताइए। हाँ, KH की बात करूं, जो KH है, KH की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा टेम्परेचर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है भैया किसके, सोलिबिलिटी के। किसकी होती है, सोलिबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जी। अब लगा देते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि जो XB है, XB का मतलब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है, और कई बार इस XB को ही सोलिबिलिटी भी हम लोग मान के चलते हैं, सोलिबिलिटी हम लोग मान के चलते हैं। आ जाइए, अज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार। कितना प्रेशर लगा रहा है भैया, 6 बार का प्रेशर लग रहा है। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी, हमें सोलिबिलिटी निकालनी है, बोले तो XB हमें निकालना है। गिवन है KH, KH कितना दे रखा है 40 किलो बार। हेनरी लो लगाओगे, हेनरी लो क्या बोलता है, वेरी नाइस, हेनरी लो बोलता है वेरी नाइस, P इज इक्वल टू KH XB। यहां से KH क्या हो जाएगा, P बाय XB। सॉरी, हमें KH नहीं निकालना, हमें सोलिबिलिटी निकालनी है, हमें XB निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा P बाय KH। P हमारे पास कितना है 6 है, और KH कितना है, हेनरीज कांस्टेंट कितना है 40 किलो बार। किलो बार को आप लोग लिख सकते हो 10 की पावर 3, है ना। इसके बाद सोल्व कर लोगे भैया, मैथ ये तो आप लोग खुद ही कर लेना, 1.5 इंटू 10 की पावर -4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन। सोलिबिलिटी निकालना है, इट मींस आपको XB निकालना है। ठीक है, तो XB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा P बाय KH, है ना। और प्रेशर कितना दे रखा है अंडर 760, ये आपको दे रखा है 760, एंड KH आपको कितना दे रखा है 1.25 इंटू 10 की पावर 6। इसको सिंपल आउट कर लोगे, जो भी आएगा यहां से सोलिबिलिटी आ जाएगी। यूनिटलेस होगी क्योंकि हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, और मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड A एंड B आर 140 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस। दो लिक्विड हैं, एक है लिक्विड A जो कि 140 डिग्री सेल्सियस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट, एक है लिक्विड B जिसका 180 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट। अब इन दोनों को अगर मैं 90 डिग्री सेल्सियस पे रखूं, 90 डिग्री सेल्सियस पे रख के गर्म करूं बेटा, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ऑब्वियसली इसकी फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको बॉयल होने के लिए हमें 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना है, ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा जल्दी इफेक्ट शो करने लगेगा 90 डिग्री पे, ऑब्वियसली A। तो जब ये जल्दी इफेक्ट शो करने लगेगा तो इसके वेपर जल्दी बनेंगे, इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होने वाला है। दो लिक्विड विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल वेपराइज फर्स्ट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी वेपराइज होते हैं, एंड हैव हायर वेपर प्रेशर। हेंस लिक्विड A विल हैव अ हायर प्रेशर। हायर वेपर प्रेशर किसका होने वाला है, लिक्विड A का। मैंने आपको एक टाइम बताई है ये बातें कि जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉइलिंग पॉइंट की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर मैं कहीं पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दूंगा, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया जाए। गेटिंग माय पॉइंट और नोट बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ जाती हैं जो कि श्योरली और हर तरह का क्वेश्चन करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल मतलब जो वेपर नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मास ऑफ सोल्यूट क्या आएगा, यहां पर आएगा मास ऑफ सोल्यूट 60 ग्राम, और डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा 250 ग्राम। फ्रीजिज एट 270.67 केल्विन, यानी कि बेटा जी यहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 270.67 केल्विन। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, जो कि जनरली आपसे पूछा जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट आपसे पूछा जाएगा। यहां से सबसे पहले आप डेल्टा टीएफ निकाल लीजिए। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होगा T0F माइनस TF, ये होता है ना भाई, एक होता है डेल्टा टीबी,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसमें सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जो कम होता है उसको माइनस करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। यहां से आप लोग याद रख लीजिए। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा 273, 0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट में लिखना चाहो 273 लिख दोगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर कई जगह 273.15 लिखते हैं। अगर मेंशन है तो आप 273.15 कर लो, और अगर आप यहां भी 273.15 कर लोगे ना तो कोई मेजर टास्क नहीं है, आप कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 270.67, तो ये कितना हो जाएगा 0.33, और ये हो जाएगा ब्रो 2.33 केल्विन। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम केएफ। देखो बेटा सबसे जरूरी होता है क्वेश्चन में से डाटा निकालना, फिर होता है उस डाटा को फॉर्मूला में पुट करना। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है केएफ इंटू एम, और एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी कहां से, वॉशिंगटन से। ये 2.33 कर दीजिए भैया, क्या होगा। केएफ कितना दे रखा है, केएफ हम लोगों ने लिखा नहीं, लिख लीजिए, आप लोगों ने सही से लिखना है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। कितना है 1.86। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है भाई, कहां गया, ये रहा 60। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता हमें, वो तो कैलकुलेट ही करना है। इनटू में 1000, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 250, और ये कितना है 2.33। मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, 0 से 0 कट 24, 5 4 जा 100। एमबी को इधर ले जाओगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। और कितना आंसर आएगा भैया, हमारा आंसर आने वाला है अप्रोक्सीमेटली 191.59 ग्राम पर मोल, या फिर 191.6 ग्राम पर मोल। और कई बार आप लोगों से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जस्ट अ मिनट। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। हमें क्या निकालना है, एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है, यानी कि हमें WB कैलकुलेट करना है। हमें गिवन है मोलर मास, मोलर मास गिवन है दादा, कितना है 176 ग्राम पर मोल, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। यानी कि इधर मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 75 ग्राम। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस, कितना कर दिया भैया 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसने फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर कर दिया, मतलब डिफरेंस 1.5 डिग्री सेल्सियस है। और जो डिफरेंस होता है चाहे वो सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, वो इक्वल होता है। हम इसको लिख सकते हैं 1.5 केल्विन। एंड केएफ आपको दे रखा है भैया, केएफ कितना दे रखा है 3.9 केल्विन केजी पर मोल। तो बेटा जी अभी क्या होगा बताइए, यहां से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। केएफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भाई, वॉशिंगटन से आएगी। यह है डेल्टा टीएफ। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसको एक तरफ रख लेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ इंटू एम बी इंटू में WAG बाय KF इंटू में 1000। अब आप देखिए डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है, डेल्टा टीएफ है 1.5। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है भाई 176। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई 75 बाय केएफ कितना है, केएफ ये दे रखा है 3.9 इंटू में 1000। इसके बाद तो मैथ है ना, और इसके बाद सिंपल आउट करोगे बेटा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा, मेन बात है क्वेश्चन से डाटा निकालना, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि यार हमें करना क्या है ना। जो चीज कैलकुलेट करनी है उसको एक तरफ रख के और उसके बाद आप करने लगोगे। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। 5% यूरिया का मतलब क्या है, देखिए बेटा अगर आपको ये मेंशन नहीं है ये मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है, तो आप मास बाय मास मान के चलते हो, तो आप लोग बोल सकते हो कि यहां पर 5 ग्राम ऑफ यूरिया है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, पॉइंट नंबर 1। अच्छा
अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात है तो आपको मोलर कंसेंट्रेशन चाहिए, आपको मोलैरिटी चाहिए, और मोलैरिटी चाहिए तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मास से निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको कहीं पे डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी नहीं गिवन है, अगर डेंसिटी गिवन नहीं है तो हम डेंसिटी मान के चलते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर, और अगर आपने 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान लिया तो बेटा जितना मास है वही वॉल्यूम हो जाएगा, 5 ग्राम यूरिया इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। अरे भैया डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना तो फॉर्मूला क्या बनेगा, मास बाय डेंसिटी, मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 और डेंसिटी मैंने क्या बोला 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान लो, तो यही हो जाएगा ना। तो यहां से आपका सारा डाटा आ गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, मास ऑफ सोल्यूट है 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यूरिया का मोलर मास आपको ये दे रखा है, कितना दे रखा है, मोलर मास ऑफ यूरिया है 60 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि आपको पाई निकालना है, और आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, आपको दे रखा है आर गैस कांस्टेंट कितना है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल, है ना। इसके बाद क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर की बात करें, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर है। तो यहां से बेटा जी आप लोग क्या निकाल सकते हो, यहां से आप लोग निकाल सकते हैं पाई, पाई का फॉर्मूला क्या होता है C इंटू आर इंटू टी, सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, है ना, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन भाई, विमला, है ना, इंटू में आर इंटू में टी। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5, मोलर मास कितना है भाई 60 इंटू में 1000 एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर है 100, आर कितना है 0.0821 और टेम्परेचर कितना है दादा, टेम्परेचर है हमारे पास 300, डेसिमल हटा दो बेटा, डेसिमल हटाओगे तो अपन में क्या आएगा 10,000 आएगा, ठीक है बेटा। तो 00 से 00 कट, 000 से 000 कट, बाकी क्या बच गया, ये 12 पे चला जाएगा, ये बन गया 821 बाय 12 इंटू 10, जो भी आएगा यहां से आंसर आ जाना चाहिए, कुछ मिसिंग तो नहीं है ना, ये 12 पे चला गया, 821 इंटू में 3 भी है, 3 4 जा 12, ये 4 2 जा 8 0 5 20.5 ATM, यहाँ से आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, बाकी देख लेना, मैं भी गलतियां कर ही सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे से गलतियां नहीं हो सकती, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि मैं ये यहाँ पर क्या देखता हूँ, इधर लगा होता है पीसी, है ना, उधर ये देखा जाता है कि यार वीडियो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, इधर लगा होता है कैमरा जो मैं तुम्हें देख के पढ़ा रहा होता हूँ, तो थोड़ी सी आदत सी है, कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप साइड में देख के पढ़ाते हो, क्या मेरे को साइड में देख के पढ़ाने की क्या जरूरत है, बोर्ड पे सारा कुछ लिखा था हुआ है, आंसर आंसर, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अ 10% सॉल्यूशन, ये अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी रहता है। अ 10% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। देखो बेटा ये पहला चैप्टर है, और ऐसे कई बार क्वेश्चन बनेंगे कि क्वेश्चन का एक डाटा आपको दे रखा है और उससे दूसरा डाटा सोल्व करना है, उस एक डाटा से जनरली आप लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो, उस कांस्टेंट को दूसरे डाटा में पुट करके फिर आप वहां से सोल्व करते हो, ठीक है, और बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो अ 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर मींस क्या है, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर यहां पर आप लोग कह सकते हो मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा 10 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि सुक्रोज और सुक्रोज का मोलर मास वैसे पता भी होना चाहिए, होता कितना है 342 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी मास ऑफ सॉल्वेंट की। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा यहाँ से 90 ग्राम। आपको क्या दे रखा है, सुक्रोज इन वाटर हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है कितना है 269.15 केल्विन। यहां से डेल्टा टी एफ निकाल सकते हैं, डेल्टा टी एफ कैसे निकलता है, ज्यादा वाले में से कम वाला फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा होता है। देखिए टॉपिक का नाम क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो गया, किसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है।
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया। किसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है। तो यहाँ पर टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है भाई? ये दे रखा है, सॉल्वेंट मींस प्योर वाटर, तो ये है 273.15 माइनस 269.15, ये क्या हो जाए? ये हो जाए 4 केल्विन। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल्टा टी एफ इजक्वल टू के एफ इंटू एम, है ना। के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से। ये हमारे पास आ गया डेल्टा टी एफ। हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ से के एफ निकालना है, तो के एफ को मैं रख लूंगा एक तरफ, और इधर क्या हो जाएगा? डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम बाय डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट इंटू में 1000। अब एक एक चीज देखिए, ये है 4, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई? मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 342, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम्स कितना है? मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम है 90 बाय मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 इंटू में 1000, एंड ये हमारे पास आ जाएगा के एफ। के एफ की वैल्यू जो भी आएगी, के एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 12.3 केल्विन केजी पर मोल। बेटा के बी एंड के एफ के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जो के एफ है, जो के बी है, इनकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन नेचर ऑफ सोलवेंट। क्लियर है? तो सोलवेंट यहाँ पर वाटर है, तो के एफ की वैल्यू फिक्स रहने वाली है। अब दूसरे डाटा पे आ जाओ। दूसरा डाटा क्या है? 10% ग्लूकोज इन वाटर। 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या है? 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी कि यहाँ से मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया? मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा यहाँ से 10 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट, क्योंकि बेटा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है? ये रहा 180 ग्राम पर मोल, 180 ग्राम पर मोल, एंड यहाँ से केएफ ऊपर है। मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट कितना आएगा भाई? ये हमारे पास आ जाएगा 90 ग्राम। तो जी 90 ग्राम कैसे हो गया जी? 10 ग्राम सोल्यूट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो सोल्वेंट कितना बचा? 100 ग्राम बचा। फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट 10, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 180,000, एंड मास ऑफ सोल्वेंट है 90। तो डेल्टा टी एफ हमारे पास आ जाएगा 7.6 केल्विन। बट हमें डेल्टा टी एफ नहीं निकालना है, हमें निकालना है टी एफ, है ना। टी एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से फॉर्मूला अगर बनाना चाहो आप लोग, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो अगर आपको टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना आ जाए, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा टी नोट एफ डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ कितना है बताइए? ये हमारे पास 273.15 माइनस डेल्टा टी एफ कितना आया है हमारे पास? 7.6। जो भी आएगा आंसर आएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना आप लोग। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ सॉल्यूशन containing 2 gram of glucose in 100 gram of water is prepared at 303 Kelvin. If the vapor pressure of pure water at 303 Kelvin is 32 millimeter mercury, what would be the vapor pressure of solution? ये क्वेश्चन कब आया है? 2024 में आया है। बेटा ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस साल से जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको अच्छे से देख लेना, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है बेटा। सबसे पहले हमें दे रखा है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपको दे रखा है मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम। ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है? वो होता है 180 ग्राम पर मोल। इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ से मास ऑफ सोल्वेंट कितना है? मास ऑफ सोल्वेंट है भैया 100 ग्राम, और इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर यानी कि पी नोट ए, प्योर वाटर का कितना है? 32.8 मिलीमीटर मर्क्यूरी। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्योर वाटर का दे रखा है, तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा? अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सा कंसेप्ट लगेगा? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर? पी नोट ए माइनस पी एस बाई पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी को अगर मैं लिखना चाहूं तो मॉडिफाइड फॉर्म में फॉर्मूला ये बन जाता है डब्ल्यू बी बाई एम बी, और ये डब्ल्यू ए और इसका एम ए ऊपर।
पी नोट ए कितना है बेटा, पी नोट ए है 32.8, पी एस हमें पता नहीं, कैलकुलेट करना है, यह 32.8, डब्ल्यू बी इज मास ऑफ सोल्यूट 2, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट है 180, मास ऑफ सोल्वेंट है 100 एंड मोलर मास ऑफ सोल्वेंट, वाटर है हमारे पास, और वाटर का मोलर मास कितना होता है भाई, H2O, वेरी नाइस, H2O, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 18, ये 10 पे चला जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी एस 32.88, और ये कितना हो गया 2/1000, ठीक है। जब आप इसके बाद तो मैथमेटिकली है, और मैथमेटिकली है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 32.141 मिलीमीटर मरकरी। क्लियर है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है भैया हमारे पास, वेरी नाइस, ओके, ये हमारे थोड़े नीचे चले गए हैं, शायद ये सोचा गया है कि हम खुद से करना चाहें तो ज़्यादा स्पेस हमारे पास बचे। ये हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग वेंट ऑफ फैक्टर आ जाता है, मैं आपको बताता चलूँ। आई का मतलब होता है वेंट ऑफ फैक्टर, कई सारे तरीके निकालने के हो सकते हैं। सबसे इजी तरीका जो मुझे लगता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है बेटा, ये है बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, जैसे कि पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए, ये हमारे पास है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या बन चुका है अभी, आई, वेंट ऑफ फैक्टर आता है तो आई इंटू एक्स बी, डेल्टा टी बी क्या होता है, के बी एम होता है, तो ये बन जाता है आई इंटू के बी इंटू एम। जैसे डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ क्या बन जाता है, आई इंटू के एफ इंटू एम। जैसे हमारे पास है पाई, पाई क्या हो जाता है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। अब आई की वैल्यू आप क्या मान के चलते हो, देखो सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स देखोगे, अगर NaCl है, NaCl को अगर आप तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, तो इस केस में आई की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन 2 है, बिफोर कितना था 1। जैसे मैं आपको बोल देता हूँ MgCl2 है, MgCl2 को अगर आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा Mg2 पॉजिटिव में 2Cl नेगेटिव में, तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी 3। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से पता चलेगा आप लोगों को। जैसे MgSO4 है, MgSO4 को अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो ये टूट जाएगा Mg2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। नंबर ऑफ आयंस देखने हैं, एक एमजे का आयन है, एक सल्फेट आयन है 2 सॉरी, जैसे कि AlCl3 है, जैसे हो जाएगा Al3 पॉजिटिव एंड 3Cl नेगेटिव, यहाँ पर आयंस बन गए 4। जैसे हमारे पास है K4FeCN6, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करना चाहूँ तो हो जाएगा 4K पॉजिटिव FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये हो जाएगा भैया 5। 4 पोटेशियम आयन है, एक ई आयन है। इसके अलावा भैया कुछ पार्टिकल ऐसे भी हो सकते हैं, ये तो डिसोसिएशन हो रही है, एसोसिएशन भी हो सकती है, जैसे एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, ये बहुत फेमस केस है जो कि एसोसिएशन शो करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल इकट्ठे एग्जिस्ट करने लगे, ठीक है। अब आफ्टर कितने हैं, 1 पार्टिकल, बिफोर कितने थे 2, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। क्लियर है, तो ये केस आता है जब आपको बोलते डाइमराइज हो गया या 100% डिसोसिएशन हो गया, कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया। कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको ये बोल देते हैं कि यार 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ है, कुछ परसेंटेज हुआ है या इतना पोर्शन हुआ है, या कई बार आप लोगों को ये बोल जाता है कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकाल लो, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन निकाल लो। उन केसेस में हम लोग कैसे चलते हैं बेटा, उन केस में हम आई की वैल्यू निकालते हैं, चाहे हमें पता भी हो हम तब भी आई की वैल्यू निकालते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी बेटा, आप प्रैक्टिस कर लोगे। मुझे कुछ बच्चों ने बोला था कि जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट है उसमें आपको बेंट ऑफ फैक्टर उतने से क्लियर नहीं हुआ, रीजन बिहाइंड दिस कि उसके क्वेश्चन नहीं हुए। आज कितने क्वेश्चन हो जाएंगे कि ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर आपको कभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी आ जाए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी आ जाए तो फॉर्मूला बनेगा I-1/n-1। अगर आपको कभी डिग्री ऑफ
एसोसिएशन निकालनी आ जाए तो इसका फॉर्मूला बनेगा I माइनस वन 1/n-1। क्लियर है? चल पहला क्वेश्चन है, ये क्या हुई, क्वेश्चन ये था कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, यानी कि हमें क्या निकालना है भैया, मास ऑफ NaCl हमें कैलकुलेट करना है WB, है ना। हमें क्या दे रखा है, मोलर मास ऑफ NaCl। MB हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 58.5 ग्राम पर मोल टू बी डिजोल्व इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 37.2 ग्राम। टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस, लोअर करने का मतलब है डिफरेंस आ गया फ्रीजिंग पॉइंट का, कितना आ गया डेल्टा TF, 2 डिग्री सेल्सियस लिख दो या फिर आप लोग लिख सकते हो 2 केल्विन। अज्यूमिंग दैट NaCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, NaCl अंडरगोज, अच्छा अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर कहां पर मैं आई यूज करूं और कहां पर मैं आई यूज ना करूं, हमारे दिमाग की बत्ती कैसे जगेगी। देखो बेटा आपको सोल्ट दिखने चाहिए, सोल्ट क्या होते हैं, मेटल नॉन मेटल हो, या फिर ये वर्ड यूज हो जाते हैं कंप्लीट एसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, है ना। अगर ऐसे ऐसे वर्ड यूज होने लगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा हाँ यार यहाँ पर वेंटो फैक्टर का यूज होने लगा है। NaCl अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, तो NaCl ने अगर कंप्लीट डिसोसिएशन शो की है तो NaCl कुछ इस तरह से टूटा होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ गई 2 बेटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, I इंटू KF M यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी ब्रो, वॉशिंगटन से आएगी। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें WB निकालना ना, तो WB को रख लो एक तरफ, बाकी सारा डाटा एक तरफ, ये डेल्टा TF आ जाएगा बेटा, इधर इधर आ जाएगा MB, इधर आ जाएगा WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय I इंटू KF इंटू 1000, कर दीजिए भाई। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 2, डिफरेंस बेटा चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो इक्वल ही होता है, डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो वो इक्वल होता है। चलिए डेल्टा TF कितना दे रखा है 2, MB मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये रहा 58.5 इंटू में WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है 37.29 बाय I इज वेंटो फैक्टर कितना है 2, ठीक है। KF कितना है भाई, KF दे भी रखा है कि नहीं, ये दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, है ना 1.86 इंटू में 1000, इधर से आ गया 1000, मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, 2 से 2 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा भाई, ये मैथ्स है ना, ये कैलकुलेशन करना मतलब ऑब्वियसली मुझे वो टाइम लग जाएगा, है ना। जो लेक्चर हमारा 1 या 1.5 घंटे का होगा वो 2 से 3 घंटे का भी हो सकता है, तो बेटा इस तरह से हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके ये हो चुका है शायद। नेक्स्ट है 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि हमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 3.9 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 49 ग्राम। जो द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF कितना दे रखा है 1.62 केल्विन। कैलकुलेट द वेंट फैक्टर, I हमें निकालना है, वाओ उसके बाद है प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। ये आप लोगों ने जब इसका कॉन्फिडेंस बूस्टर वन शॉट किया होगा तो उधर ये बात लिखी गई है, I की वैल्यू अगर 1 है इट मीन सोल्यूट ने ना एसोसिएशन शो की है ना ही डिसोसिएशन। I की वैल्यू अगर मोर देन 1 है इट मीन पार्टिकल्स ने डिसोसिएशन शो की है। I की वैल्यू अगर लेस देन 1 है इट मीन पार्टिकल्स ने एसोसिएशन शो की है। अब देखो बेटा बेंजोइक एसिड का वैसे मुझे पता है, आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा कि इसका I जो आता है 1/2 आता है, बट हम यहां पर वो बात नहीं मान के चलेंगे, ठीक है। गिवन है आपको मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कितना दे रखा है 122 ग्राम और कैफ आपको दे रखा है 4.9।
तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछ लिया जाए नेचर बताओ, वैसे तो इन्होंने सीधा सा आपको बोला भी है कैलकुलेट वेन ऑफ फैक्टर, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आई को एक तरफ रख लेंगे, है ना, तो आई को एक तरफ रख के फॉर्मूला क्या है, यहां से डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आई के एफ मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से, यह डेल्टा टी एफ। तो यहाँ से हम लोग आई को एक तरफ रख लेंगे बेटा, बाकी सब कुछ एक तरफ, ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम बी, और यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय 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 आई एक तरफ रख लिया, के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000। तो डेल्टा टी एफ कितना है भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1.62। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है नीचे की तरफ है 122। मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना है 49 बाय के एफ कितना है, वो दिखाई दे रहा होगा, दिस वन कितना है 4.9 इंटू में मास ऑफ सॉल्यूट 3.9 इंटू में 1000। मुश्किल कैलकुलेशन मैं कर देता हूँ, इन दो डेसिमल से ये दो डेसिमल कट हो जाएंगे, 49 से 49 कट हो जाएगा, और तो मुझे पता नहीं क्या ही कट होगा, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई है 0.50। अब आई की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, और अगर लेस देन 1 है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है भाई, प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ सोल्यूट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड, तो आप लोग क्या बोल दोगे, सिंस द वैल्यू ऑफ आई इज लेस देन 1 द सोल्यूट इज एसोसिएटेड। यहाँ पर सोल्यूट ने क्या शो किया है, एसोसिएशन शो किया है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन है, व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ सल्फर was dissolved in 100 gram of CS2 that is carbon disulfide, the freezing point lowered by 0.383 Kelvin, calculate the formula of sulfur। Sx का हमें फॉर्मूला निकालना है, Kf गिवन है, एटॉमिक मास भी आप लोगों को गिवन। अब सबसे पहली बात, जब भी हमें कोई न्यूमेरिकल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। देखो बेटा, हमें गिवन है मास ऑफ सल्फर कितना है 2.56 ग्राम, इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमें गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 100 ग्राम। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ भी आपको गिवन है, कितना गिवन है 0.383 केल्विन। कैलकुलेट द फॉर्मूला, आपको केएफ गिवन है, केएफ कितना है 3.83 केल्विन केजी पर मोल। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर गिवन है, एटॉमिक मास हम लोग यूज नहीं करते हैं, मॉलिक्यूलर मास यूज करते हैं, ठीक है। कितना है भैया 32 ग्राम पर मोल। कैसे किया जाए, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है एसोसिएशन डिसोसिएशन, तो हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला लगाना है डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू होगा के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगा वॉशिंगटन से, ये हो गया डेल्टा टीएफ। हमें निकालना है एम बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा के एफ कितना है 3.83, मास ऑफ सोल्यूट है 2.56 इंटू में 1000 बाय एम बी इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कहाँ है मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें निकालना है, डेल्टा टीएफ अपॉन में ले आओ, कितना है 0.383, और भाई डेल्टा टीएफ आ गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स ये 100 है, तो 00 से 00 कट हो जाएगा, और भाई साहब इसका आएगा ऊपर 1000, इसका आएगा 100, 383 से 383 कैंसिल, 00 से 00 कट, 100 बच गया, 2.56 इंटू 100 256। मॉलिक्यूलर मास कितना बन गया 256। तो अगर आपको यहाँ से x निकालना है तो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना है बेटा इसका 32, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 256, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो फॉर्मूला Sx का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भैया S8। x की वैल्यू हमारे यहाँ पर क्या आ गया बेटा 8 आ गया।
एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास बाय एटॉमिक मास करके हम लोग सोल्व कर देंगे। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2 डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। बेटा क्वेश्चन सिंपल ही है, हमें क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बोले तो हमें क्या निकालना है भैया, टीएफ। कलर चेंज कर लेते हैं, हमें टीएफ निकालना है। हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा, कितना है 1.9 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है 95 ग्राम पर मोल, डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कितना दे रखा है, 50 ग्राम है। MgCl2 अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन, MgCl2 ने आयनाइजेशन शो कर दी, तो क्या बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो बेटा जी यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, है ना, कंप्लीट है तो कंप्लीट तोड़ दो। और उसके बाद हमें केएफ भी दे रखा है बेटा, केएफ कितना दे रखा है हमें, केएफ हमें दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, केएफ एम होता है बट आई आ गया तो आई इंटू केएफ इंटू एम, आई इंटू केएफ एम यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहां से आएगी भैया, वॉशिंग टन से आएगी। आई की वैल्यू है 3, केएफ की वैल्यू कितनी है, ये रहा 1.86, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट 1.9, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट 95 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना दे रखा है 50 दे रखा है भाई। इनके डेसिमल हटाओगे अपॉन में कितना आएगा 1000 आएगा, 1000 से 1000 कट 19 5 95। और क्या हो सकता है, और मेरे हिसाब से तो कछु हो सकता है नहीं, तो ये अपॉन में आ जाएगा 25/10 और ये 3 से 18 1 55। ठीक है, यहाँ से जो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा भाई 2.232 केल्विन आ जाएगा। ज़्यादा ही मैथ को सोल्व करने चला गया मैं, डायरेक्ट भी आ सकते थे। 2.232 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला टी नॉट एफ माइनस टीएफ। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, सोल्यूशन का कम होता है, तभी इसका नाम होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ बात। टी नॉट एफ कितना होगा 273.15 माइनस कर दोगे और जो भी आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या निकालना है बेटा जी, हमें निकालना है टीबी, टीबी निकालना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। 4 ग्राम ऑफ MgSO4, मास ऑफ सॉल्यूट हमें दे रखा है 4 ग्राम MgSO4, जिसका मोलर मास कितना दे रखा है 120 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल। वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है 100 ग्राम। अज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन, MgSO4 की आयनाइजेशन हो गई तो ब्रेक डाउन हो जाएगा Mg2 पॉजिटिव में एंड SO4 2 नेगेटिव में। तो कितने आयंस बने हैं, वेरी नाइस, यहाँ पर 2 आयंस बने हैं, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहाँ से डेल्टा TB इक्वल टू आ जाएगा। अच्छा KB की वैल्यू आपको दे रखी है, KB की वैल्यू कितनी है 0.52 ग्राम पर मोल, गलत यूनिट लिखी है हम लोगों ने, इसकी यूनिट होगी केल्विन केजी पर मोल। I इंटू KB इंटू एम, I इंटू KB एम यानी मोलैलिटी, बार बार यही बात आ रही है। वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई, वॉशिंग टन से आएगी। I हमारे पास है 2, KB कितना है 0.52, वॉशिंग इज मास, मास ऑफ सोल्यूट है 4, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 120 इंटू में 1000 बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट, 4 3 जा 12। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लोगे जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3.347 कैसे आ गया, 4 दूनी 8 बनता, 8 दूनी 16 बनता, चलो ये आ गया 0.347 केल्विन। इसके बाद में कुछ रहा होगा। अब ये हमारे पास है डेल्टा टीबी, बट हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टी नॉट बी।
बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है। तो टी बी निकालना है तो टी नोट बी को इधर ले जाएंगे, ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी प्लस टी नोट बी। डेल्टा टी बी ये आ गया है ना, और टी नोट बी फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आप कैलोरी में लिखोगे 373.15 लिख सकते हो, 373 बी लिख सकते हो। हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन कर दे कि 373 है तब आपको 373 ही लिख के चलना है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये बहुत ईजी सा लग रहा है मुझे, और कई बार इजी वाले ही मुश्किल हो जाते हैं। हाँ, अब मुश्किल ये क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें कहीं पर आयनाइजेशन डिसोसिएशन वर्ड यूज नहीं किया गया। यहाँ पे तुम्हें कॉमन सेंस यूज करनी है कि CaCl2 है ना, मेटल एंड नॉन मेटल है तो ऑब्वियसली एक सोल्ट है, और सोल्ट है तो ये डिसोशिएट होगा आयंस के अंदर। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है। सबसे पहले आपको गिवन है 10 ग्राम ऑफ CaCl2, यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 10 ग्राम, है ना। मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 200 ग्राम। Kb गिवन है 0.512 केल्विन केजी पर मोल, एंड CaCl2 का मोलर मास गिवन है बेटा कितना है 111 ग्राम पर मोल। अब यहां से डेल्टा टी बी इक्वल टू केबी इंटू एम। CaCl2 अंडरगोज आयनाइजेशन। अगर CaCl2 ने आयनाइजेशन शो कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव के अंदर, है ना। किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बहुत अच्छी बात है कि हमें सिर्फ यहाँ पर डायरेक्ट डेल्टा टीबी निकाल देना है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला I इंटू में केबी इंटू में एम, I इंटू केबी एम, यानी मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी वॉशिंगटन से। इसके बाद तो फॉर्मूला पुट करना है। I की वैल्यू 3 है, केबी 0.512 है, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास 10 ग्राम है, ये रहा। मोलर मास ऑफ सोल्यूट 110, पता नहीं उन्होंने कैसे लिया है जब 111 दे रखा है तो, ठीक है 1000। एंड मास ऑफ सोल्वेंट, मास ऑफ सोल्वेंट हमें 200 ग्राम दे रखा है, जो भी आएगा 0.69 केल्विन। ये हमारे पास आया है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अगर यहीं पर क्वेश्चन आ जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कमेंट सेक्शन बताइए तो आंसर क्या आएगा अगर क्वेश्चन आ जाए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, यानी कि यहां से मास ऑफ सोल्यूट हमें कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट हमें दे रखा है 5 ग्राम। मोलर मास हमें दे रखा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, बट मैं बता देता हूं। मोलर मास इधर है 122 ग्राम पर मोल। अगली बारी से कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम से कि थोड़ा सा नीचे लिख लूं, ठीक है। इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि मास ऑफ सोलेंट इन ग्राम आपको दे रखा है 35 ग्राम, इज डिप्रेस्ड बाय 2.49 नहीं है 94 है, यानी कि आपको दे रखा है डेल्टा टीएफ, और डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 2.94 केल्विन। व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड इफ इट फॉर्म अ डाइमर, केएफ दे रखा है 4.9 केल्विन केजी पर। बेटा जी देखो, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, आपको यहां पर बताना है कितना परसेंटेज एसोसिएशन हुआ है, कितना परसेंटेज डिसोसिएशन। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसे केस में हम लोग आई की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। देखो आपको आई की वैल्यू पता है, डाइमर बना रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी या 1/2 के आसपास कहीं होगी। बट अगर कभी आपको बोलते कि बताओ कितना एसोसिएशन हुआ कितना डिसोसिएशन हुआ है, उस केस में आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। हमेशा याद रखिए आई की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो क्या हो जाएगा आई, और आई को दे रख लो, ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाई में के एफ इंटू एम, ये डेल्टा टी एफ बाई के एफ एम, यानी मोलैलिटी। वॉशिंग मशीन ऊपर चला जाएगा 1000 में आएगी, वॉशिंगटन पर चला जाएगा, ये आई हो गया। डेल्टा टी एफ कितना है बेटा 2.94, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 122, मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम 35, केएफ केएफ आपको दे रखा है 4.9, मास ऑफ सोल्यूट
5 इंटू में 1000 और ये हमारे पास आई आ जाएगा। तो भैया क्या हो सकता है, आई थिंक ये तो जा सकता है। अगर मैं इसका डेसिमल हटाऊँ तो ऊपर 10 चला जाएगा, इसका डेसिमल हटाऊँ तो फोन में 100 आ जाएगा। 49 ये जाएगा आई थिंक 6 पे, है ना। और ये 5 7 35, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और तो कहीं पे कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। बस इनको जब आप कर दोगे तो यहाँ पर बेटा आपके आई की वैल्यू आ जाएगी। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5128। इस क्वेश्चन को करना है, कैसे किया जाए अच्छा इस क्वेश्चन पे क्या, देखिए बस भाई बेटा जी यहाँ से आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.5128। ठीक है, हमें यहाँ से निकालना है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या बनता है, आई माइनस वन 1/n-1। आई की वैल्यू कितनी रखी है, 0.5128 माइनस 1/n, क्योंकि इसने डाइमर बनाया, डाइमर यानी कि 1/2 माइनस 1। यहाँ से जब आप सोल्व कर दोगे बेटा तो आपका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.9744। और परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला आएगा बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर परसेंटेज निकालना हो तो हो जाता है 97.44। क्लियर है, आगे मूव कीजिए। कैलकुलेट वेंट हो फैक्टर। वेंट हो फैक्टर बोले तो आई हमें निकालना है फॉर एन एक्वा सॉल्यूशन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और एक अलग तरह का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। ऑफ K3FeCN6 इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, हमें दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा है, 0.852 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में हमें निकालना है। तो बेटा सबसे पहले हम वेंट हो फैक्टर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप समझो कि K3FeCN6 को अगर हम आयंस में तोड़े तो टूट जाएगा 3K पॉजिटिव एंड FeCN6 3 नेगेटिव। तो यहाँ से n कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमारे पास यहाँ पर 4 बन चुके हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, I -1 बाय n -1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दे रखा हमें, 0.852 इक्वल टू आई तो हमें निकालना है -1 बाय n। n की वैल्यू कितनी है, 4 4 - 1 इज 3। 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू में 0.852 और इधर i -1 -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू करना चाहूँ तो i की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3.556। अब हमें क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पर डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। अच्छा देखिए, सिंस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.852 है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है 3.556 आई की वैल्यू। अगर ये ना होता, हमें ये बोल देता कंप्लीट डिसोसिएशन हुई है, तो आई की वैल्यू पता क्या आती, फिर हमारी आई की वैल्यू 4 आ जाती। 100% डिसोसिएशन में 4 आती है। ठीक है, आई की वैल्यू है यहाँ पर 3.556। केबी की वैल्यू है ये रही 0.52 एंड एम इज मोलैलिटी, मोलैलिटी इन्होंने दे रखी है, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर, मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से। क्लियर है, बस इसके बाद डेल्टा टीबी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.85। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, T0B प्लस डेल्टा टीबी। भाई ये फॉर्मूला तो हो ही सकता है, बहुत बार कर चुके हैं। तो 373.15 प्लस 1.85 375 केल्विन, यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्या करने वाले हैं, अ 5% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 10H2O, इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है ये, इज आइसोटोनिक विद 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस X, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X। आइसोटोनिक किसे कहा जाता है, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। अच्छा 5% का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास दो सॉल्यूशन की बात की जा रही है, एक है 5% और एक है 2%। 5% का मतलब क्या है कि यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट कितना रहेगा, 5 ग्राम, इधर मास ऑफ सोल्यूट कितना रहेगा, 2 ग्राम। एक में Na2SO4 है, Na2SO4 10H2O भी है,
पानी में मिलकर उसको टूटने की जरूरत नहीं है, ये आयंस में टूटेगा तो 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। ध्यान समझिए, दो सॉल्यूशन की बात की जा रही है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। पाई1 इक्वल टू हो जाएगा पाई2 के। पाई1 क्या, C1 इंटू में R इंटू में T, और इधर C2 इंटू में R इंटू में T, RT से RT कैंसिल। C1 क्या बनेगा, C1 बनेगा वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, और इधर भी वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, यही बनेगा ना फॉर्मूला भैया। आइसोटोनिक है तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अब R गैस कांस्टेंट वो फिक्स रहेगा, T टेम्परेचर भी फिक्स ही रहेगा, है ना, और दोनों का सॉल्यूशन भी 100 मिलीलीटर ही आएगा, तो ये भी सेम बन जाएंगे। मास अलग अलग है, एक का मास कितना है 5 और उसका मोलर मास कितना दे रखा है पहले वाले केस में 322, कुछ मिसिंग है। पहले वाले केस में Na2SO4 में I भी है, इधर I की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो इधर I लेके चलना है, इधर नहीं लेके चलना। सर इधर क्यों नहीं लेके चलना, ये जो 2% सोल्यूशन है नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक मतलब जो आयंस नहीं बना सकता, तो इधर आप लोगों को I पुट नहीं करना है, तो ये हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2 बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इधर से आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 42.9 ग्राम आ जाने वाला है। बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड, यहां पर आपको मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 19.5, कुछ मोलर मास आपको दे रखा है 78 ग्राम पर मोल, इट डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है 500 ग्राम। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा TF दे रखा है 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप लोग उसको 1 केल्विन लिख सकते हो। मैंने आपको बोली है ये बात कि जो वो होते हैं वो क्या होते हैं, जो डिफरेंस होता है वो चाहे सेल्सियस में हो चाहे वो केल्विन में हो, वो इक्वल होता है। KF आपको दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। उसके बाद हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो मतलब हम लोग I निकाल लोगे। I कैसे निकालेंगे, पहले फ्लोरोएसिटिक एसिड लो, इसको तोड़ोगे तो ये FCH2 COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में टूट जाएगा। आपकी नॉलेज के लिए एक चीज आपको बताता चलूं, जो एसिटिक एसिड है वो डिसोशिएट भी हो सकता है, एसोसिएट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इन्होंने डिसोसिएशन बोली है तो हम डिसोशिएट करके ही चलेंगे। सर एसिटिक एसिड डिसोशिएट कैसे हो सकता है, जैसे ही हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3 COOH, अगर आप इसको तोड़ोगे ना ये हो जाएगा CH3 COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। ये किस केस में होता है, अगर मैंने इसको पानी में डाल दिया। अगर आप एसिटिक एसिड को डाल देते हो बेंजीन के अंदर, बेंजीन अगर इधर सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है तो ये एसोसिएट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये एसोसिएट। क्लियर है, इस टाइम इसने एसोसिएशन शो की है। बाकी डिसोसिएशन है तो डिसोसिएट करोगे तो ये हो जाएगा फ्लोरोएसिटेट नेगेटिव आयन और इधर H पॉजिटिव आयन। क्लियर है। डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I × KF × M, हमें I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। I को एक तरफ रख लेंगे, बाकी फॉर्मूला ये बन जाएगा, बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा भाई, डेल्टा TF है 1, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है 78, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.0753, ये I की वैल्यू आई है। अब कितना परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन है, उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला I - 1 बाय N - 1, 1.0753 -1 बाय N। N मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन सकते हैं। अगर आप फ्लोरोएसिटिक एसिड को तोड़ते हो तो कितने पार्टिकल बन सकते हैं भैया, 2 पार्टिकल बन सकते हैं, 2 - 1, 2 - 1 इज 1। अगर आप इसको करोगे ये क्या है 1.0753 - 1 बाय 2 - 1, 2 - 1 इज 1 और ऊपर से कितना आ गया 0.0, ये है 0.0753, है ना। और अगर आपको ये परसेंटेज में निकालना आ जाए तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना देगा 7.53% ही इसका क्या हो पाएगा भैया, डिसोशिएट हो पाएगा। और ये है सारे के सारे न्यूमेरिकल्स ऑफ द चैप्टर सॉल्यूशन, जिसमें हमने हर तरह के न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश की है।